नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 की ये वीडियो है। इसके ऊपर पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स है वो इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक है हमारा इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो भारत की परमाणु नीति, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स में पूछी गई है, तो उसको हम लोग 4 पॉइंट्स में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंडिया फर्स्ट एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन इन मई 1974 इन द पोखरण, राजस्थान। भारत का जो सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, भारत का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 में हमने किया पोखरण के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर एक जगह है। तो सबसे ये 1 मार्क्स में भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर किया गया और कौन से ईयर में किया गया। तो 1974 में किया गया राजस्थान के अंदर। दूसरे पॉइंट की बात करें, इंडिया वांटेड टू जनरेट द एटॉमिक एनर्जी फॉर द पीसफुल एंड साइंटिफिक पर्पस। तो भारत का जो इंटेंशन था न्यूक्लियर एनर्जी को मेंटेन करने का, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने का, वो था साइंटिफिक यूजेस के लिए और पीसफुल यूजेस के लिए। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसके यूजेस होते हैं उसके लिए हमने एटम बॉम्ब्स या एटम जो न्यूक्लियर एनर्जी से थी उसको हमने बनाया। और इसके अलावा पीसफुल पर्पस कैसे, फॉर एग्जांपल दोस्तों, इंडिया के जितने भी नेबर्स थे उनके पास, एग्जांपल चाइना और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, तो रीजन के अंदर शांति बनाए रखने के लिए इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलप किया, ताकि जब दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे तो इससे कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये हो गया पीसफुल पर्पस दोस्तों। तीसरे पॉइंट की बात करें, इंडिया ऑल्सो रिफ्यूज टू साइन द CTBT, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जब साइन करवाई गई थी पूरी दुनिया के देशों से। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने कोल्ड वॉर चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये ट्रीटी थी जो कि सुपर पावर्स ने साइन करवाई थी दुनिया के बाकी सभी देशों से, और ये ट्रीटी दुनिया के देशों को न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने से रोकती है। तो भारत ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत ने बोला था कि जो ट्रीटी है वो एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ये पार्शियलिटी करती है, भेदभाव करती है, जो कि जो सुपर पावर्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन बाकी देशों को न्यूक्लियर एनर्जी बनाने से रोकती है। तो एक तरीके से भेदभाव करती हुई पॉलिसी है, और इसीलिए भारत ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो इंडिया ग्लोबली कमिटेड द नो फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इन द वॉर। तो इंडिया ने ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने कमिटमेंट कर रखी है, फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। भारत जो है कभी भी वॉर के अंदर पहले इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्तों। तो ये हमारी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी, 4 मार्क्स में पूछी जाती है। तो दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बनाई गई थी उसके बारे में आपसे 2 से 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो 4 पॉइंट्स इसके बड़े सिंपल से। सबसे पहला पॉइंट कहता है टू प्रोटेक्ट द हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया। तो सबसे पहला जो उनका पॉइंट था नेहरूज फॉरेन पॉलिसी का, आपको समझाता है कि भारत ने जितनी मेहनत से सॉवरेनिटी, संप्रभुता, मतलब जो इंडिपेंडेंस थी वो कमाई थी हम लोगों ने, उसकी पूरी तरीके से रक्षा करना। तो ये नेहरूज फॉरेन पॉलिसी का पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस। तो नेहरू जी जो थे वो शांति के भी काफ़ी बड़े दूत थे, शांति के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपोनेंट थे, और वो चाहते थे कि दुनिया के अंदर शांति बनी रही, और यही उनकी फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट भी करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिया। तो उनका ये भी मानना था कि भारत जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत तेज़ी से भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी भारत की काफ़ी तेज़ी से बढ़नी चाहिए। तो ये था तीसरा पॉइंट जो कि नेहरूज फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 में हमने चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग के अंदर पढ़ा था कि नाम को डिटेल में किया था हम लोगों ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये भी जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, जो आपको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, इस पॉलिसी के अंदर क्या था। 2 सुपर पावर्स थी इंडिया के, जो दुनिया के अंदर, एक USA और एक सोवियत यूनियन। तो ये जो पॉलिसी थी नेहरू जी की, वो ये कहती थी कि दोनों ही सुपर पावर से दूरी बना के रखी जाए
और अपने आप को डेवलप किया जाए। इन दोनों से दूरी, इन दोनों से दोस्ती ना करके इन दोनों से अपने आप को अलग रखे, अपने आप को डेवलप किया जाए। तो अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनकी 4 पॉइंट्स में फॉरेन पॉलिसी को हमने कवर अप किया दोस्तों। 2 से 4 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर के। तो आखिरी टॉपिक है कारगिल कन्फ्रंटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कारगिल कन्फ्रंटेशन। आपको पता ही होगा कारगिल का जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में शुरुआत हुई इसकी। और मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या। एक्चुअली इन 1999 several points of the LOC line of control occupied by the forces claiming to be मुजाहिदीन्स। तो कारगिल के जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, आपको बता देता हूँ, उसमें काफ़ी ठंड रहती है और उस रीजन के अंदर इतनी ज़्यादा विंटर मतलब सर्दियों के टाइम में जो हमारी इंडियन आर्मी होती है वो वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाती है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही इंडियन आर्मी जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा सा पीछे थी, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मिलिटेंट्स ने, कुछ उग्रवादियों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। इंडिया के जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ एरियाज थे जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो अपने आप को मुजाहिदीन्स बताते थे, जो मिलिटेंट्स थे वो अपने आप को मुजाहिदीन्स बताते थे दोस्तों। देयर वॉज अ सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी लेड टू अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बड़ी सिंपल सी बात थी कि जहाँ पर इंडियन आर्मी सस्टेन नहीं कर पा रही है वहाँ पर कोई भी मिलिटेंट्स आकर, कोई भी नॉर्मल उग्रवादी आके वहाँ पर कब्जा नहीं कर सकते। तो इस बात में पूरा शक था भारत को कि जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, दे वर सपोर्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। बिना पाकिस्तान की फौज के, बिना उनके समर्थन के वो मिलिटेंट्स भारत के LOC के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का शक कहाँ पर गया? पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। तो दिस लेड टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दिस कन्फ्लिक्ट ड्रू द वर्ल्ड वाइड अटेंशन बिकॉज द बोथ द कंट्रीज हैव द न्यूक्लियर कैपेसिटीज। तो जैसे ही भारत को शक हुआ कि इसके ऊपर पाकिस्तानी, इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, इस चीज़ से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से लड़ाई डिक्लेयर हो गई, वॉर डिक्लेयर हो गई। और इस लड़ाई ने, इस कन्फ्रंटेशन ने, ये जो आमना सामना था भारत और पाकिस्तान का, इसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ। दुनिया का ध्यान क्यों आकर्षित किया? क्योंकि 1999 का वो टाइम था जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास पूरी तरीके से न्यूक्लियर कैपेसिटी थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। तो दुनिया का ध्यान इसलिए था कि कहीं ऐसा ना हो इस लड़ाई के अंदर कोई भी एक देश अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर सकता है तो इस बात के चांस बढ़ सकते हैं कि दुनिया के अंदर एक 3rd वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाए। तो इसलिए पूरी दुनिया का जो अटेंशन था वो इस कन्फ्रंटेशन के ऊपर था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी इसकी? दिस इशू बिकम द कंट्रोवर्शियल इन द पाकिस्तान बिकॉज द पाकिस्तानी PM वॉज केप्ट इन डार्क। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इस लड़ाई की जो खबर थी पूरी दुनिया को फैली हुई थी, पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर था। लेकिन पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। उनका मानना था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वॉज केप्ट इन डार्क बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल। तो उस वक्त मिलिट्री जनरल थे पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ, और परवेज़ मुशर्रफ वहाँ की सेना द्वारा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अंधेरे में रखा गया, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, जिससे कि पाकिस्तान सरकार की काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मजाक उड़ा पूरी दुनिया के अंदर। हालांकि कुछ टाइम के बाद ही, कुछ डेज़ के बाद ही, कुछ टाइम की लड़ाई के बाद ही इंडिया ने जितने भी LOC के पॉइंट्स लॉस्ट हुए थे उन पे सब पे वापस से रिकवरी कर ली। तो ये इंडिया की जीत हुई पूरी तरीके से कारगिल कन्फ्रंटेशन के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक और चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।